टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या बात देखनी है कि अगर हम किसी स्प्रिंग या किसी भी इलास्टिक बॉडी की शेप चेंज करते हैं तो हम ये नोटिस करते हैं कि उसकी शेप की चेंज होने की वजह से वो एक एनर्जी एक्वायर्ड कर चुका है, विच इज ड्यू टू सम इलास्टिक नेचर ऑफ दैट मटीरियल। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक स्प्रिंग छोटा सा मैंने यहाँ पे ला के रखा हुआ, थोड़ा जूम कर देता हूँ so that आपको क्लियर दिख जाए। So this is a spring as you can see, ठीक है। अब इस स्प्रिंग के पास भी क्या होता है, अभी जिस पोजीशन में है राइट नाउ, आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा तो बता देना, अभी जिस पोजीशन में है देयर इज नो चेंज इन द शेप, कुछ भी चेंज नहीं किया, तो ये एक तरह की मीन पोजीशन होती है। इसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन, जहां पे बॉडी की कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है। बट अगर मैं इसको इसकी पोजीशन से हिलाता हूं तो यू विल सी कि अभी थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। अब मैंने इसको स्ट्रेच करने के लिए इस पे थोड़ा सा अपनी फोर्स लगा रहा हूं, आई एम अप्लाइंग द फोर्स, और मैं जो फोर्स लगा रहा हूं ना, मैं अपनी फोर्स किसी फोर्स के अगेंस्ट लगा रहा हूं। अब वो कौन सी फोर्स जिसके अगेंस्ट लगाया जा रहा है, तो यही चीज मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के जरिए थोड़ा समझा देता हूँ। तो होता क्या एक्चुअल में क्या होता है कि अभी के लिए मान लो अगर ये स्प्रिंग नॉर्मली हमने यहाँ पे रखा हुआ है एंड इट इज अटैच्ड, इसका वन एंड किसी रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है और दूसरा एंड इसका फ्री है। ये मान लो एक ब्लॉक है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक मान लीजिए, ठीक है। अभी इसकी हमने कोई पोजीशन चेंज नहीं की है, सो राइट नाउ जो इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है एक्स, उसको अगर मैं बोल दूं वो भी 0 है। इस पोजीशन को मैं नाम देता हूं मीन पोजीशन, दिस इज द मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। बट अब क्या किया जाता है कि अगर इसकी हम थोड़ी डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो हम ये नोटिस करते हैं कि स्प्रिंग में भी एक इंटरनल फोर्स अराइज हो चुकी है। कैसे पता लगेगा, इसको छोड़ दो, वो एक इंटरनल फोर्स को वापस इसकी ओरिजिनल शेप में लेके जाने की कोशिश करती है। कि जैसे मैंने इसी स्प्रिंग को थोड़ा अगर एक्सटेंड कर लिया आगे की ओर, थोड़ा स्ट्रेच हो गया, ये स्ट्रेच करने के लिए फोर्सेस क्या क्या लग रही है, एक तो मैं फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, एक मैं फोर्स लगा रहा हूं ये, और जितनी मैं फोर्स लगाता हूं इसके ऑपोजिट एक फोर्स एक्ट करने लगती है, वो उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी जितनी मैं लगाऊंगा। मान लो जैसे ये आपको स्प्रिंग दिख रहा है, मैंने थोड़ी सी फोर्स लगाई, ये उतनी थोड़ी फोर्स इस स्प्रिंग में डेवलप होती है। मैं और इंक्रीज करता हूं और ज्यादा इसके अंदर फोर्स आती है, और इंक्रीज करता हूं और ज्यादा फोर्स आती है। जितना ज्यादा हम फोर्स लगाते हैं उतनी ज्यादा शेप चेंज होती है, उतनी ही ज्यादा इसके अंदर एक इंटरनल फोर्स आती है, जिस फोर्स को हम नाम देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। उस फोर्स का नाम क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स। दो तरह की फोर्सेस आती है रीस्टोरिंग फोर्स। तो जब इसको मैं वापस छोड़ देता हूं, जब इसको वापस छोड़ देता हूं तो ये स्प्रिंग क्या करता है, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाने की कोशिश करता है। जब इसको मैं छोड़ दूंगा, ये थी ना इसकी ओरिजिनल पोजीशन, यहाँ पे रुकता नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वापस जब जाने की कोशिश करेगा, इधर पहुंचेगा, तो क्या होता है, इसके साथ ब्लॉक अटैच्ड है, जब वापस जाएगा इसके पास मोशन होगा। सो व्हेन द बॉडी इज इन मोशन, वो क्या कोशिश करेगी, इट विल कंटिन्यूज इट्स मोशन, अपने मोशन को कंटिन्यू रखेगी। तो यहाँ पे रुकती नहीं है, ये अपनी मीन पोजीशन को शूट करके इधर चला जाएगा, थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर ब्लॉक आ गया ये, फिर वापस यहाँ पे रुकेगा नहीं, क्योंकि स्ट्रेच हो गया, हमने पोजीशन चेंज की है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स हुई है तो यहाँ पे भी एक्स हो सकती है, मान लो ये एक्स है, बट ये एक्स जो होगी वो नेगेटिव साइड होगी, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन यूज यहाँ पे कर लिया। इधर अगर पॉजिटिव है एक्स ये वाला, इधर नेगेटिव हो जाएगा, बट चेंज जरूर आएगा। फिर से इसकी पोजीशन चेंज हो रही है कि जैसे मैं इसको थोड़ा प्रेस कर देता हूँ, ये अब ये ऑलरेडी काफी प्रेस्ड है, ये हो नहीं पाएगा, बट जैसे इसको प्रेस किया जाएगा तो ये फिर से बाहर आएगा। इट्स लाइक कि आप सोफा में बैठते हो, सोफा के अंदर स्प्रिंग होते हैं, आप इसको प्रेस करते हो, उठोगे वो अप डाउन होने लगता है। सो ऐसा कुछ होता है। सो अब हमारा क्या काम है यहाँ पे,
हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि इसकी शेप चेंज होने की वजह से इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी आती है। कैसे पता लगा पोटेंशियल एनर्जी आई है? क्योंकि हमने इस पर कुछ काम किया है, वही हमारा काम इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जा रहा है। ठीक है। और जब भी कभी भी हम किसी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी लाते हैं, हम हमेशा एक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। अगर आपको कल का याद हो, कल हम जब बॉडी को ग्राउंड से ऊपर उठाते थे, वेट तो नीचे लग रहा था, हमने उठाने के लिए ऊपर फोर्स लगाई। अब जब मैं इस स्प्रिंग को इधर स्ट्रेच करके लेके जा रहा हूं, मैं अगेन किसी फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूं। वो कौन सी फोर्स है? रीस्टोरिंग फोर्स। इस रीस्टोरिंग फोर्स का लॉ दिया था एक इंसान ने, जिसको हम कहते हैं हुक। हुक्स लॉ होता है। हुक्स लॉ बड़ा सिंपल सा लॉ है, बड़ा इजी लॉ है। हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है कि जितनी आप इसमें डिस्प्लेसमेंट लाओगे, उतनी ही ज्यादा इसमें रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी। आई होप आपको ये हुक्स लॉ की ये स्टेटमेंट दिख रही है। क्या कहता है हुक्स लॉ? कि जितनी ज्यादा आप डिस्प्लेसमेंट लाते हो, मैं इसको जितना खींचूंगा उतनी इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा पैदा होगी, और खींचूंगा और रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होती है। और रिस्टोरिंग फोर्स होती क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स ऐसी फोर्स विच ट्राइज टू ब्रिंग बैक द बॉडी इनटू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जो इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाने की कोशिश करती है। ये दिया था हुक्स ने लॉ, बड़ा सिंपल था, कोई नहीं। F is directly proportional to x, where x is the displacement and where F is the restoring force। restoring force ये था उसका लॉ। बट इसको हटा के एक कांस्टेंट मिलता है, और यहाँ पे हमें एक नेगेटिव साइन भी मिलता है। नेगेटिव साइन, अब नेगेटिव साइन तो पता लग गया होगा क्या? नेगेटिव साइन बताता है कि जो नेगेटिव साइन क्या शो करता है? कि शो करता है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर, आपको शायद नहीं दिख रहा, हाँ, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एक्टिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, ऑपोजिट टू ईच अदर। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऐसे समझ आना कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इस तरफ लेके जाता हूं, रीस्टोरिंग फोर्स इस तरफ लगेगी, इसको वापस लेके जाएगी। अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट इधर करता हूं, रीस्टोरिंग फोर्स धक्का इसको ऑपोजिट तरफ लगाएगी। दैट इज व्हेन नेगेटिव साइन आता है। और के क्या है? के है कि यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोला जाता है। तो के को अगर डिफाइन करना हो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। कैसे होगा? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? के का। के का ऐसा यूनिट बन जाता है हमारा, क्या बनेगा? न्यूटन, न्यूटन पर मीटर। पर मीटर। चलिए जी, ये भी आपने बता दिया। तो आई होप इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। अब देखो, हम जो काम कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी हम लेके आ रहे हैं, बिकॉज वी आर चेंजिंग द शेप। और हम जब इस पे काम करते हैं, हम जब फोर्स लगाते हैं, हम किसी फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाते हैं। हम रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट, क्योंकि हम इधर खींच रहे हैं, रीस्टोरिंग फोर्स इधर एक्ट कर रही है। ठीक है। तो हमारी जो एक्सटर्नल फोर्स है किसकी इक्वल होगी? पॉजिटिव के इंटू एक्स। अब बोलोगे ये कैसे आ गया सर? तो मैंने अभी आपको बताया था, हमें हुक्स ने लॉ दे दिया। हुक्स ने बताया कि जितनी ज्यादा आप इसको खींचोगे, जितना ज्यादा खींचोगे उतनी रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है। मैंने थोड़ा सा खींचा, थोड़ी सी रिस्टोरिंग फोर्स, ज्यादा खींचा, ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स। यही तो बात है। तो जितनी मैं लगाता हूं उतनी रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है। तो मेरी फोर्स एक्सटर्नल और रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल आएगी यहाँ पे, बट ओनली डिफरेंस इज डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। इसलिए अगर रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स है, तो मेरी जो एक्सटर्नली मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो पॉजिटिव के एक्स होगी। तो मैंने यहाँ पे फोर्स के बारे में आपको लिख के दे दिया। फंडा क्या है जी? फंडा ये है कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। चलिए जी, फाइंड की जाएगी। कैसे फाइंड की जाएगी? जितना भी हम उस पर काम कर रहे होंगे, वर्क डन फाइंड कर लेंगे। चलो जी, इतना भी काम हो गया। अब जब वर्क डन फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट। चलो जी, वो भी कर लेंगे। बट कौन सी फोर्स? दो तरह के वर्क डन दिखाए मैंने आपको।
वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। यहाँ पे कौन सी फोर्स है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, ये सवाल है मेरा। कांस्टेंट और वेरिएबल, आप कभी भी स्प्रिंग को अगर स्ट्रेच करते हो देखोगे अभी बड़ा इजीली स्ट्रेच हो गया, आई होप दिख रहा हो स्प्रिंग, ये है स्प्रिंग है ना, बड़ा इजीली हो रहा है। बट जितना मैं और खींचता हूँ ना मुझे ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, और ज्यादा खींचूंगा ज्यादा और ज्यादा, मेरे तो हाथ अभी कांप रहे, इतना ये टाइट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मुझे एक तरह की फोर्स लगानी पड़ रही है खींचने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए नहीं। अभी बड़ा इजीली हो गया, अब थोड़ा ज्यादा हो गया, अब थोड़ा और ज्यादा लगा रहा हूँ फोर्स। तो इसका मतलब फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लग रही, फोर्स यहाँ पे वेरिएबल लग रही है, इट इज ए वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स का फंडा मैंने आपको समझाया हुआ है कि कैसे फाइंड की जाती है। वेरिएबल फोर्स फाइंड करने के लिए हम सहारा लेते हैं मैथमेटिकल टूल्स का। तो पहले क्या किया जाएगा, वर्क डन निकालेंगे बट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ पे आपको एक्स डिस्प्लेसमेंट दी है इतनी इतनी, हम छोटी सी डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं बीच में, डी एक्स स्मॉल, इतनी सी बस, इतनी डिस्प्लेसमेंट लेट कर लो, बड़ी स्मॉल है। ठीक है, सो अब फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करना है, डी डब्ल्यू वर्क इज द वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। तो चलिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ एक्सटीरियर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हमें f की तो वैल्यू पता है, पुट कर देते हैं के एक्स इंटू डी एक्स, ये आ गया हमारा वर्क डन। चलिए जी, वर्क डन तो निकल गया, अब क्या करना है हमने, अब टोटल वर्क डन निकालना है। तो चलिए टोटल वर्क डन निकालते हैं यहाँ से। तो थोड़ा सा ऊपर कर दूं शीट को ताकि स्पेस मिल जाए मुझे। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं टोटल वर्क डन फाइंड करना। ठीक है, तो टोटल के लिए इंटीग्रेट किया जाएगा, तो इंटीग्रेट कर देते हैं डी डब्ल्यू को भी और बोथ साइड्स को इंटीग्रेट, के एक्स इंटू डी एक्स। आई होप आपको विजिबल होगा स्क्रीन पे। ठीक है, वेरिएबल कौन है, एक्स डी एक्स, मतलब लिमिट किसकी लगाओगे, जो वेरिएबल है। शुरू में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, जीरो, ये है जीरो। हमने कहां तक डिस्प्लेसमेंट की, एक्स तक। तो हमने टोटल वर्क कहां से कहां तक निकालना है, डिस्प्लेसमेंट जीरो से लेके एक्स तक का वर्क निकालना है। तो लिमिट पुट कर देते हैं यहाँ पे, लिमिट हमारी जीरो टू एक्स हो जाएगी। सॉल्व कर लें, k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, बाहर आएगा, अंदर सिर्फ बचेगा x इंटू डी एक्स, जीरो टू एक्स। x की इंटीग्रेशन पावर फंक्शन है, तो पावर फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है, लिमिट लगा देते हैं, x 1 plus 1 means 2 divided by 2 and the limit is from 0 to x। अब बच्चे यहाँ पे ना, कुछ बच्चों ने ना, जब आपको ये दिया जाता है, क्या दिया जाता है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, जहां पे आपको एक वैल्यू दी जाती है, वहां पे कुछ बच्चों ने एग्जाम में प्लस सी लिखा हुआ था, नहीं, प्लस सी वहां पे आता है जब इनडेफिनेट हो, कोई आपको लिमिट ना दी हो, बट यहाँ पे लिमिट दी है तो यहाँ पे प्लस सी नहीं आता। तो चलिए आंसर निकाल लेते हैं, क्या आंसर आएगा हमारा, W, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ W बचेगा, W इज इक्वल्स टू के बाय टू अपर लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट जीरो का स्क्वायर। टू तो बाहर है ना, कांस्टेंट है, एक्स की जगह एक्स पुट किया, जीरो की जगह यहाँ पे एक्स की जीरो पुट कर दिया। तो आंसर क्या आ गया आपका, आपके सामने ही है, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। वर्क में कितना आ गया, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। यही एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। This work appears in the form of potential energy. So U is equals to half of kx square, kx square। मैं U यहाँ पे सिंबल ले रहा हूँ फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, U is the symbol for the potential energy, that's it। नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो होती है, क्या होती है, mgh, दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। ठीक है, तो ये चीज आपको पहले तो याद रखनी है और समझनी है अच्छे से। इतना हो जाएगा तो बता देना, सो दैट हम
आगे बढ़ेंगे। और अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ एक्स स्क्वायर है, ग्राफ इसका कुछ ऐसा आता है, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन दोनों के बीच का हमने ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, शुरू में जीरो होती है पोटेंशियल, आई होप आपको ग्राफ दिख रहा हो, शुरू में जीरो है पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे ही हम एक्स इंक्रीज करते हैं, तो ये भी लीनियरली नहीं होता, लाइक ऐसे बनता है, इट इज नॉट ए लीनियर, ऐसे ये है एक्स में इतनी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर में, यहाँ पे माइनस अगर होगा क्योंकि ऑपोजिट जाएगी तो इतनी। ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो इधर, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो तो इधर। ठीक है, सो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, दैट्स इट। स्प्रिंग के केस में ये, अगर मैं बोलूं कि आपने ग्राफ प्लॉट करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, तो आपको याद रखना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh, मतलब हाइट के डायरेक्टली है, वो लीनियर ग्राफ बनता है आपका। उसका ग्राफ अगर आप प्लॉट करते हो वो बिल्कुल लीनियर होता है। ठीक है, वो ये पैराबोलिक शेप में नहीं आता, वो लीनियरली इंक्रीज होता है, ऐसे उसको बोल सकते हैं सीधा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। एक आधा न्यूमेरिकल देख लें अब, इसमें कोई डाउट है अगर डेरिवेशन में तो पूछ लो, नहीं है तो हम फिर शुरू करते हैं हमारा एक न्यूमेरिकल। ठीक है, अब न्यूमेरिकल हमारा एक एनसीईआरटी से ही होगा। ठीक है, मैं उसको रीड कर लेता हूँ, न्यूमेरिकल क्या है, जैसे जैसे समझा देता हूँ किसके बारे में, अगर इसमें डाउट होगा तो लेट मी नो। Am I audible? Yes, sir. Okay. चलिए, हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो कहता है टू सिमुलेट कार एक्सीडेंट्स, ऑटो मैन्युफैक्चरर स्टडी द कोलिजन ऑफ मूविंग कार्स एंड माउंटेड स्प्रिंग्स ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट्स कंसीडर वगैरह वगैरह। सीधा आपको मुद्दे पे आता हूँ, क्या क्या है। ठीक है, क्या हैंग कर रहा है मेरा लैपटॉप, वीडियो है स्क्रीन पे नहीं है, अभी आ जाएगी। चलिए, सो कहता है न्यूमेरिकल में कि एक कार मैन्युफैक्चरर है, ऑटो मैन्युफैक्चरर, वो ना एक्सीडेंट्स से बचने के लिए स्प्रिंग्स का यूज करता है, स्प्रिंग्स का। तो मान लो ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, एक्सीडेंट से बचने के लिए स्प्रिंग लगा दिया जाता है, ये स्प्रिंग ऐसे आगे स्प्रिंग लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कार है, मान लो कार, ये कार है, दिस इज ए कार। ठीक है, ताकि अगर कार जाती है तो या कोलिजन से बचने के लिए या कुछ ऐसा ये सेटअप किया जाता है। कंसीडर ए टिपिकल सिमुलेशंस विद ए कार ऑफ मास 1000 kg। हमें दिया क्या हुआ है, इस कार का जो मास है ना, इस कार का जो मास है इट इज 1000 kg, मास ऑफ ए कार इज 1000 kg। इट इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। जो कार है वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। v इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले ऐसा यूनिट यूज कर लेते हैं, तो उसके लिए 18 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 5/18 से, तो वी विल गेट ओनली 5 मीटर पर सेकेंड, ये हमें मिलता है। ठीक है, चलिए, कोलाइडिंग विद द हॉरिजॉन्टली माउंटेड स्प्रिंग, वो इससे कोलाइड करती है, कार जो जा रही है स्प्रिंग से कोलाइड करती है। और स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, इस स्प्रिंग की जो स्प्रिंग कांस्टेंट वैल्यू है वो दी हुई है, किसके इक्वल है वो है 6.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। अगेन एक कार है,
उसका मास दिया हुआ है, वो मूव कर रही है इतनी स्पीड से और टकराती है स्प्रिंग से। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, ये बात याद रखना। स्प्रिंग कांस्टेंट जितना बड़ा होता है वो स्प्रिंग उतना ही टाइट होता है। ये वैल्यू जितनी ज्यादा होती है ना, स्प्रिंग उतना ही टाइट होता है, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ही ज्यादा आती है। ठीक है, ओके। व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग? अब देखिए, जब ये गाड़ी से टकराएगी, स्प्रिंग क्या करेगी? गाड़ी इधर जा रही है, स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगी। आपने क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम कंप्रेशन। दिस इज यू हैव टू फाइंड। जो एक तरह की डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है कि जब ये दबेगा ऐसे कितना कंप्रेस्ड होगा, ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए, इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या लगाया जा रहा है वो आपने ध्यान से समझना है। अभी जब मान लो ये टकराया नहीं है, इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है, स्प्रिंग के पास नहीं। व्हेन इट इज नॉट कोलाइडिंग, व्हेन द कार इज नॉट कोलाइडिंग, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ठीक है, जब कार चलते चलते इतनी स्पीड से आती है, कार के पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। कार के पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक। जब कार काइनेटिक एनर्जी से मूव करती करती स्प्रिंग से टकराती है, तब स्प्रिंग को दबाना शुरू कर देगी, स्प्रिंग को दबाएगी वो। जब स्प्रिंग को दबा रही होगी, कार की जो स्पीड है ना, वो थोड़ी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, तो मतलब कार की काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। चलिए ठीक है। Excuse me, sir. यस। Sir, is the answer 2 meter? बिल्कुल सही Okay, आंसर sir. है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो ये जब कार स्प्रिंग से टकरा रही है, कार की काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, बट वो एनर्जी का लॉस इस स्प्रिंग में जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब कार इस पे काम कर रही है स्प्रिंग पे, तो स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो गेन होगा पोटेंशियल एनर्जी का, गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, वो कैसे आएगा? ड्यू टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ड्यू टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कल बताया था। काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना मतलब कोई एनर्जी गेन कर रहा है या किसी पे वर्क हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या होती है? हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, अभी हमने किया, इक्वल टू कितना चेंज आया काइनेटिक एनर्जी का? देखो कितना चेंज आएगा, अभी तो मोशन में है तो शुरू में कुछ होगी, ठीक है, फाइनली रेस्ट पे आ जाएगी, रेस्ट वाली जीरो हो जाएगी, उसे छोड़ दो, मतलब सिर्फ एक ही काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। वैसे काइनेटिक एनर्जी पता है क्या होती है? फाइनल माइनस इनिशियल, बट मैं फाइनल लिख ही नहीं रहा, वो जीरो है ऑलरेडी, क्योंकि रुक जाती है फाइनली। मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होती है? मैक्सिमम कंप्रेशन जब वो बिल्कुल गाड़ी रुक जाएगी। तो एक ही काइनेटिक लिख रहा हूँ जो शुरू की थी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर तो हमने निकालना है, तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? ये आएगा, ये 1/2 कैंसिल, एम वी स्क्वायर बाय के। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आता है। मास दिया गया 1000, वेलोसिटी दी गई है 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 6.25 × 10⁻³ सो ये बच्चों ने निकाल ही दिया, एक दो ने, आंसर 2 मीटर आता है। इसको सॉल्व करके ये था हमारा क्वेश्चन। बस सिचुएशन को समझना होता है कि क्या हो रहा है। कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर किसी की एनर्जी चेंज होगी तो फायदा किसको होगा? फायदा स्प्रिंग को होगा। स्प्रिंग में आती है पोटेंशियल, तो लिख दिया कि जितना भी गेन होगा पोटेंशियल एनर्जी का, वो कैसे आएगा? ड्यू टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा सॉल्व हो गया। किसी कुछ डाउट है इसमें? No, sir. नो, चलिए एक और ऐसा ही कुछ देख लेते हैं न्यूमेरिकल। मान लो एक स्टील वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, स्टील वायर, वो उसकी कुछ इलास्टिसिटी भी होगी, उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। इसकी लेंथ इंक्रीज करेगी, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 0.5 सेंटीमीटर। ऐसे नहीं है, मान लो ये वायर है, ठीक है, ये है वायर, अगर आपको दिख रही होगी, थोड़ा जूम कर लूं तो बेटर रहेगा। वायर दिख रही है ना, ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, ये वायर है ना, वायर पे डाला जाता है लोड, ये डाल दिया लोड वायर पर, लोड डाला, लोड डालने से क्या होगा? एक्सटेंशन हो जाती है इसकी, मतलब अगर वायर यहाँ पे थी
थोड़ी एक्सटेंड होके यहाँ पर आ गई, ऐसे मान लो इतनी एक्सटेंशन होगी, इतनी 0.5 सेंटीमीटर ऐसे हम लेट कर सकते हैं। ठीक है, सो जो लोड इस पे डाला गया है, लोड है 5 kg का, मतलब 5 kg मास इस पे लोड डाला गया है, 5 kg। ठीक है, 5 kg लोड इस पे डाल दिया गया, ये वाला। हमें क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, और क्या कैलकुलेट करना है, एंड वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर, और हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर, इन स्ट्रेचिंग ए वायर। This is we have to find work done and the force constant. Okay, तो शुरू किया जाएगा यहां से। ठीक है, तो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। मुझे पेज चाहिए। ओके, यहीं पे आपको दिख रहा है ना, मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं। अब देखो, फोर्स कांस्टेंट की अगर बात की जाएगी, फोर्स कांस्टेंट होता है F = kx। अब यहाँ पे वायर को चेंज करने के लिए, वायर को एक्सटेंड करने के लिए कौन सी फोर्स लग रही है, वायर को एक्सटेंड करने के लिए जो फोर्स लग रही है वो फोर्स है उस बॉडी का वेट। बॉडी का वेट ऐड किया ना, तभी ये एक्सटेंड हो रही है नीचे की तरफ। तो वेट कितना है, वेट है mg। वेट कितना है, mg के इक्वल। तो mg जो होगा यहाँ पे किसके इक्वल होगा, 5 इंटू अप्रोक्सीमेटली 10 लेते हैं 50 न्यूटन, ये वेट डाला इसमें। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट निकालना है। ये एक्सटर्नल फोर्स है, इट इज क्या है, इट इज ए काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जितनी हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स भी तो पैदा होगी। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, F = kx होता है। हमें क्या निकालना है, k, तो k = F/x। तो चलिए निकाल लीजिए। और मैंने आपको बताया था, जितनी हम एक्सटर्नल लगाएंगे उतनी ही रिस्टोरिंग उसमें एक्ट करना शुरू कर देती है। 50 डिवाइडेड बाय x, x आपको पता है 0.5 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज कीजिए उसे। कुछ आंसर ऐसा आता है आपका 1 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, सो ये आपको आ गया फोर्स कांस्टेंट। अब क्या निकालना है, वर्क डन स्ट्रेचिंग ए वायर, वर्क डन कितना होता है, ½ और कुछ बच्चों ने आंसर निकाल लिया, लेट मी चेक। अच्छा, वो पहला ही है। तो वर्क डन क्या है, बेसिकली वही जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ½ तो k की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, x तो आपके पास है ही है, तो इसको सॉल्व कीजिए। आंसर अगर आपका ये आता है, इट मींस यू आर डूइंग राइट। ठीक है, तो ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के बारे में, जो इतना ही रहेगा आज। ठीक है, तो चलिए अब हमारा लास्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में करवाऊंगा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी उसकी डेरिवेशन पहले कहीं ना कहीं डिस्कस की होगी आपके साथ प्रीवियस छोटी क्लासेस में। तो आपने बेटा आंसर कुछ रॉन्ग आ रहा है, चेक कर लेना क्या। ओके सर। ठीक है, अच्छा तो चलिए शुरू करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो मैं ये ज्यादा नहीं समझाऊंगा आपको, थोड़ा समझाऊंगा। हमारे सिलेबस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये किसके बारे में है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसके बारे में लॉ है। तो मैकेनिकल एनर्जी इज बेसिकली द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी, इनके सम को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे आपको क्या किया जाएगा, मैं सिर्फ 2 स्टेप्स यहाँ पे बताऊंगा। पहले एक बॉडी लेनी है और बॉडी को किसी हाइट पे रखना है, ऐसी हाइट होगी। इस हाइट पे हमने कैलकुलेट करने की, इस हाइट के पास जब बॉडी को होल्ड किया हुआ तो बॉडी के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। फिर बॉडी को ड्रॉप किया जाएगा, फिर इन बिटवीन पाथ में फिर से हमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। फिर जब बॉडी ग्राउंड को रीच करती है, यहाँ पे भी हमने काइनेटिक और पोटेंशियल निकालना है। ये आपने 9th में मैंने आपको डेरिवेशन करवाई हुई है, सेम है, वही चीज है, कुछ डिफरेंस नहीं, सेम है। जैसे मैं आपको 2 पार्ट्स करके दे देता हूँ,
कि जब बॉडी इस जगह पर ए पर है और जब बॉडी बी पर आ जाती है। डायग्राम दिख रही है ना, ए और बी, ठीक है। तो ये करके देते हैं, जब बॉडी ए पर होगी तो बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, होल्ड किया वो 0, तो बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होगी इट विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, और एम वी 0 है तो वो 0 आ जाती है जब बॉडी को होल्ड किया हुआ है यहाँ पे। बट बॉडी किसी हाइट पर है, लेट द हाइट बी h, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इट विल बी एम जी एच। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जिसको मैं E से डिनोट कर रहा हूँ इट विल बी एम जी एच। ये हमारा आता है फर्स्ट केस में। ऐसे आपने याद होगा आपको, आई गेस मैंने आपको ही करवाया हुआ। जब बॉडी ड्रॉप कर दी जाती है एट ए, सॉरी, जब बॉडी ड्रॉप कर दी जाती है तो बॉडी पहुंच जाती है इस पॉइंट बी पर। जब बॉडी ए से बी तक आती है तब उसकी वेलोसिटी थोड़ी इंक्रीज कर जाती है। तो पहले अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो मुझे यहाँ की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बी पर आने पर वेलोसिटी कितनी होगी। तो लेट कर लेते हैं ए टू बी डिस्टेंस ट्रेवल किया है x, ए टू बी डिस्टेंस इज x। तो एट बी की वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v फाइंड करना है, u 0 है, 2 एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी, और डिस्टेंस ट्रेवल किया है x, ये आ गया v स्क्वायर। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ m v स्क्वायर, v स्क्वायर की वैल्यू है 2gx, हाफ ऑफ m 2gx। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। मास वो तो वही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी वही है, बट हाइट अब चेंज हो चुकी है। हाइट नीचे से ऊपर ली जाती है, हाइट है h में से x निकाल दो, कितनी हाइट है, तो h माइनस x आ जाएगा यहाँ पे। तो सॉल्व किया जाएगा mgh माइनस mgx आएगा। तो व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी E2, total mechanical energy E2 is equals to kinetic energy which is mgx plus potential energy which is mgh minus mgx। You can see ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो किसके इक्वल आते हैं, mgh के इक्वल। सो यही तीसरा केस आप खुद देख लेना बुक से। तो ऐसे हमने शो करना है फ्रॉम फर्स्ट केस, फ्रॉम सेकंड केस वी कैन कंक्लूड दैट एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, सम ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। फिर चेंज किस में आता है, चेंज सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल में आता है। पहले पोटेंशियल थी बट काइनेटिक 0 थी, बी तक आते आते काइनेटिक एनर्जी कुछ आ चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है, बट बी तक आते आते पोटेंशियल डिक्रीज हो गई क्योंकि mgh में से माइनस हो रहा है कुछ। इसका मतलब जब बॉडी नीचे ड्रॉप कर रही होती है, हाइट डिक्रीज होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है, बट वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है। सो देयर इज द कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। सो यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो कहता है टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। बस सिर्फ क्या हो सकता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कैसा ग्राफ दिखेगा, इसका ग्राफ इसका कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसे कुछ होगा। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको, जैसे शो क्या करना है हमने, शो ये करना टोटल एनर्जी रिमेन्स हमारी सेम की सेम रहती है। तो ऐसे शो कर दो इसे, ये दिस इज फॉर दी, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन। ओरिजिन में कौन सी एनर्जी 0 होती है, स्टार्टिंग में काइनेटिक 0 होती है। ओके, ये एक्सट्रीम पोजीशन हमारी, ये दूसरी एक्सट्रीम की लेते हैं फिलहाल, ठीक है। तो कुछ ऐसे हो जाता है, ये और ये ऐसे, कुछ ऐसे आप प्लॉट कर सकते हो। तो देखिए ये मान लो
स्टार्टिंग में जो वैल्यू है हमारी काइनेटिक एनर्जी की, ये जो ग्राफ है पोटेंशियल का है, और ये जो ऊपर की तरफ है ये हाइट है हमारी, हाइट। ठीक है, यहाँ पे हाइट 0, यहाँ पे हाइट h। जब हाइट 0 है, आप देख सकते हो हाइट, सॉरी 0 कहाँ पे है, हाँ 0 हाइट पे, मैंने उल्टा कुछ ड्रॉप कर दिया शायद, काइनेटिक हमारी 0 पे काइनेटिक मैक्सिमम, सॉरी मैंने ग्राफ को ही उल्टा पुल्टा ड्रॉ कर दिया हुआ है। मैं आपको नेक्स्ट शीट पे उनको ड्रॉ करके देता हूँ, ग्राफ प्लॉट कर दूंगा, देन मैं शीट चेंज करूँ जस्ट। ओके, शीट आ चुकी है। ग्राफ बड़ा इजी है, मेरे से पता नहीं क्या मिस्टेक होगी यहाँ पे। ओके, स्क्रीन आ चुकी है आपके सामने? यस नो? नो सर। नहीं, ओके नो सर। ओके ओके डन। नाउ नो सर। नो सर। क्यों कर दिया? हाँ, अब आई गेस आपके सामने आ चुकी होगी। यस तो सर। ग्राफ हम, हाँ ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ओके, तो ग्राफ क्या है, ग्राफ में हमने हाइट और एनर्जी के बीच में ग्राफ प्लॉट यहाँ पे कर देना है, ये पेज। ओके, तो एनर्जी का एक्सिस ये ले लेते हैं, दिस इज फॉर द एनर्जी, दिस इज फॉर द एनर्जी, दिस इज फॉर द हाइट। ठीक है, तो देखिए हमारा जब हाइट 0 होती है तो पोटेंशियल कितना होता है, हाइट 0 पे पोटेंशियल 0 होता है हमारा, तो यहाँ पे होगा। और जब हाइट मैक्सिमम होती है, मान लो यहाँ पे हम मैक्सिमम हाइट ले रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट में हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बना पोटेंशियल एनर्जी का, ऐसा। दिस इज व्हाट द पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम हाइट पे मैक्सिमम एनर्जी, 0 हाइट पे 0 एनर्जी, दिस इज फॉर द हाइट। ठीक है, तो ये ग्राफ को मैं लिख देता हूँ, दिस इज फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। और हमारी जब मैक्सिमम हाइट होती है तब काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0, तो ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, सो मैक्सिमम हाइट पे 0, बट शुरू में कितनी थी, शुरू में 0, जब वापस आती है हाइट हमारी ग्राउंड पे कितनी हो जाती है, तो ऐसा कुछ ग्राफ प्लॉट होता है हमारा, ये कुछ ऐसा स्ट्रेट है, एक्चुअली मेरा स्ट्रेट नहीं गया, ऐसा होना चाहिए स्ट्रेट, ये स्ट्रेट। इट मीन जब 0 हाइट है पोटेंशियल एनर्जी 0, जब मैक्सिमम हाइट है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ऊपर है हमारा ग्राफ। और जब हाइट हमारी मैक्सिमम है तो काइनेटिक 0 है, और ग्राउंड लेवल पे आती है जब बॉल, तो एनर्जी उसकी मैक्सिमम हो जाती है, काइनेटिक। बट ओवरऑल रिजल्ट सेम रहते हैं, जहां पे पोटेंशियल 0 काइनेटिक मैक्सिमम, जहां पे काइनेटिक 0 पोटेंशियल मैक्सिमम। तो जैसे जैसे काइनेटिक हमारी 0 से बढ़ती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज हो रही है, तो वैसे वैसे पोटेंशियल हमारा डिक्रीज होता रहता है। या जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है काइनेटिक डिक्रीज हो रही है, पोटेंशियल और इंक्रीज हुआ काइनेटिक और डिक्रीज हो रही है, एक टाइम पे आके दोनों इक्वल हो जाते हैं इस पॉइंट पे। बट ओवरऑल रिजल्ट हमारा सेम रहता है, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। बस यही था हमारा, मैं अटेंडेंस ले लूं। तो काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का हमने कंजर्वेशन शो करना है, जिसमें हमेशा यही शो करना है कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, एंड आई एम टेकिंग द अटेंडेंस। हिलना नहीं कोई, बस पहला सेट हो चुका है। चलिए, अटेंडेंस इज ओवर। अब कोई डाउट पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, आई एम हियर, एंड दोज हु वांट टू लीव यू मे लीव नाउ, एंड यू कैन लीव।